हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 5.3 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 5.2 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 5.2 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, या नहीं तो आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में, दोनों जगहों पर मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से भी जाकर के इस सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रश्नावली 5.3 का जो है 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज का जो आपका क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा और लगभग हम लोग जो है 18 नंबर क्वेश्चन तक जो है आज पढ़ने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो है आज का क्लास होगा, ध्यान से जो है समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 के द्वारा बोला जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। किसका योग ज्ञात करना है? तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो गुणज क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि गुणज क्या होता है। गुणज 8 का गुणज क्या होगा? तो 8 का अगर गुणज आपसे पूछा जाए, क्या चीज? 8 का गुणज, तो आप सिंपली 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 का क्या होता है? 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक होता है 32। तो ये 8 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ये सभी जो है ये क्या है? ये है 8 के ये सभी के सभी गुणज हैं। 8 के क्या हैं? गुणज हैं। तो 8 के कितने गुणज का योग निकालना है आपको? 8 के 15 गुणज का योग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 8 के कितने गुणज लिखा है? 1 2 3 4 और 5। 8 पंचे 40, 5 गुणज ही हम यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन इस तरह से आपको 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या करना है? लिखना है। मतलब उस 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो 8 का 8 दूनो 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, यह एक एपी बना रहा है। क्या बना रहा है? यह एक एपी बना रहा है। और एपी जैसे ही बना तो हम योग आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कैसे इसको आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है, समझने की कोशिश करेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज क्या होते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसका जो है हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले जब आप 13 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जो लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का एपी लिखेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणजों का, 8 के प्रथम 15 गुणजों का, या फिर 1 मिनट इस तरह से लिखिए 8 के गुणजों का एपी। 8 के गुणज क्या लिखेंगे? 8 के गुणजों का एपी। 8 के गुणजों का एपी, ठीक है। 8 के गुणज का अगर आप क्या करेंगे? एपी निकालेंगे तो क्या होगा समझिए। आपको क्या करना है? 8 के गुणजों का एपी बनाना है। तो 8 का प्रथम गुणज क्या होगा? 8 होगा। 8 का दूसरा क्या होगा? 8 दूना 16 होगा। 8 का तीसरा गुणज क्या होगा? 8 त्रिक 24 होगा। 8 का चौथा गुणज क्या होगा? 8 चौके 32 होता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो बना यह एक एपी बना। आप देख सकते हैं कि 8 से 16 के बीच में कितना का अंतर? 8 का अंतर। 16 से 24 के बीच में कितना का अंतर? 8 का अंतर। तो 8 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो सभी जगहों पे 8 का ही अंतर होगा। तो यह एक आपका क्या मिला? यह एक समझ लीजिए कि एपी मिला। आपको क्या मिला? एपी। ये जो 8, 16, 24, 32 जो है वह एक आपका एपी मिला। किसका एपी? 8 के गुणजों का एपी। तो अब आप इस एपी के 15 पदों का योग निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक एपी यहाँ पर अगर आपको मिल गया तो यहाँ पर आप लोग जो है क्या क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे यहाँ प्रथम पद आप निकाल सकते हैं। प्रथम पद यानी कि ए आप पता कर सकते हैं। तो ए कितना है? तो ए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 है। तो ए आपको मिल गया। आप डी निकाल सकते हैं, यानी कि सारवंतर। सारवंतर क्या होता है? A2 - A1 होता है, यानी कि 16 माइनस आप 8 करेंगे।
16 माइनस 8 हम यहाँ पर लिख ही देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। 16 माइनस 8 यानी कितना हो गया, 8 हो गया। तो प्रथम पद भी 8, डी का मान भी 8 एवं एन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हैं। एवं एन का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब पदों की संख्या भी यहाँ पर दिया गया है कितना, तो एन का मान देख सकते हैं कि 15 है। 15 पदों तक जाना है इसमें, तो एन का मान आपका हो गया 15। अब आपको निकालना क्या है, तो 15 गुणजों का योग निकालना है। 15 गुणजों का योग निकालना है, यानी कि 15 पदों का योग आपको निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए एस एन बराबर, इसीलिए एस एन बराबर एस एन, या फिर एस 15 ही डायरेक्ट लिख लीजिए, एस 15 बराबर देखिए 15 गुणजों का योग निकालेंगे कैसे। ये जो एपी है 8, 16, 24, 32, इस एपी का आप जो है इस एपी के 15 पदों का आप योग निकाल लीजिए, वही क्या होगा, 15 गुणजों का योग होगा। तो चलिए हम निकालते हैं 15 पदों का योग। 15 पदों का योग मतलब क्या बोलेंगे, एस 15 बोलेंगे। तो एस एन बराबर एन बट्टा 2 होता है, तो 15 बट्टा 2 होगा। तो एन बट्टा क्या हो गया, ये 2 हो गया, इंटू 2a, तो 2a प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान 15 है। 15 माइनस क्या करेंगे, 1 लेंगे, इंटू डी लेंगे और इसका कोष्ट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 15 तो आपका 15 है, 15 बट्टा क्या रहेगा, 2 रहेगा। फिर आप कोष्ट में देखिए 2a है, तो a का मान आप निकाल लीजिए, देख सकते हैं 8 है तो a का मान आप यहाँ पर क्या करेंगे, 8 दे देंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर 15 माइनस 1 आप करेंगे तो क्या होगा, 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 14 और डी गुना में डी लेना है, तो डी का मान 8 है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 8 ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका 8 आ गया। फिर आप इसको बंद कर लीजिए कोष्ट को, और फिर आगे देखिए कि आखिर आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 15 बट्टा 2, तो 15 बट्टा 2 रहेगा ही, 15 बट्टे 2। और फिर कोष्ट के अंदर क्या करना है, 8 दूना आपका 16 होगा, तो 8 दूना 16 आप यहाँ पर लिख लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। और 14 अट्ठे होता है, आप देख लीजिए 8 चौके 32 का कितना होगा, 2 होगा, हासिल आपका 3 होगा, 8 का 8, 8 3 11, यानी कि 112 होगा। कितना होगा, 112 होगा। हम आपको यहीं पर क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो आप लोग इसको नीचे लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, ये 15 बट्टा 2, तो 15 बट्टा 2 आपको अभी लिखना ही है, 15 बट्टा कितना, 2। फिर आप कोष्ट हटाएंगे तो गुना का साइन आएगा, और इस दोनों को जोड़ लीजिए, 12 और 16 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 28, यानी कि 112 और 16 को जोड़ेंगे तो 128 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 128, कितना लिखेंगे, 128। फिर इस 2 से क्या करेंगे, 128 को भाग करेंगे, क्योंकि कोना कोनी है तो कोना कोनी कट जाता है। तो 128 से जब भाग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिलेगा कितना, 64, क्योंकि 28 है तो 14 दूना 28 होता है और 50 दूना 100 होता है, तो कितना मिलेगा आपको, 64 मिलेगा। कितना मिलेगा, 64। अब 64 गुने 15 कर लेना है आपको, क्योंकि ऊपर बचा है 15 और उधर दाहिने साइड कितना बचा है, 64 बचा है। तो 64 गुने 15 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। 64 को जब आप 15 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 छक्के 90 होगा, यानी कि 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 960। इस दोनों को जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 960। यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज का अगर आप योग ज्ञात करेंगे, 15 गुणजों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 960 मिलेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन तक आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं। जो लोग जो है अभी तक जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। 2 ऐप है, दोनों पर आपको अलग अलग तरह का जो है सुविधा देखने को मिलेगा। उस पर आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। इसके बाद अब जो है आपका जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, क्लास नोट और मॉडल पेपर का PDF वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है क्वेश्चन के द्वारा आपसे जो है पूछा जा रहा है कि क्या कीजिए
0 और 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसका क्या करना है, आपको योग ज्ञात करना है। तो एक बार आप ध्यान से देखिए कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है। देखिए 0 और 50 के बीच में 0 तो आपका जो है लेना ही नहीं, क्योंकि 0 और 50 के बीच का बात किया जा रहा है। तो 1 होगा विषम, इसके बाद आपका जो है 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और इस तरह से लास्ट में कौन सा, तो 49 जो होगी वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो इस तरह ये जो जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी क्या है, विषम संख्या है 0 और 50 के बीच की। तो अब आपको समझने की कोशिश करना है कि 0 और 50 के बीच की जो विषम जितने भी विषम संख्याएं हैं उसका आपको योग निकालना है। तो दो तरीका है योग निकालने का। एक तरीका तो ये है कि आप क्या कीजिए, 1 से लेकर के 50 तक लिख लीजिए और उसमें जिसे देख लीजिए उसमें जितने भी विषम संख्याएं हैं ये सभी जिस तरह से विषम संख्याएं, सभी विषम संख्या को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ऐसे सिंपल तो भी आप जो है निकाल सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा क्या, लंबा विधि। लेकिन फार्मूला के आधार पर सूत्र से हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले हम 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्या उसका क्या करेंगे, हम एपी बनाएंगे। तो लिखेंगे, जब आप इसका हल करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का जब आप हल कीजिएगा तो सबसे पहले लाइन लिखिएगा 0 और 50, 0 और 50 के बीच की, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का एपी, विषम संख्याओं का क्या हम सबसे पहले निकाल लेंगे, एपी निकालेंगे। तो इस 0 और 50 के बीच का जो विषम संख्या है उसका एपी क्या होगा। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या फर्स्ट कौन होगी, 1, इसके बाद आपका जो है 3, 3 के बाद आपका 5 आएगी, 5 के बाद आपका 7, 7 के बाद 9 और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे कहाँ तक, 49 तक। लास्ट 49 जो है वो क्या है, विषम संख्या 50 तक में, ठीक है। तो यह एक आपका एपी मिलेगा। अब इस एपी का सिंपली आपको क्या कर लेना है, योग निकाल लेना है। तो आप लोग जो है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग उसे आप जो है बोल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर एपी जब आपको मिल गया तो एपी के आधार पर आप जो है क्या क्या निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ ए यानी कि प्रथम पद कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद जो है एक डी भी निकाल सकते हैं आप, डी यानी कि सारबंतर। तो सारबंतर का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 3 है, A1 1 है, तो 3 - 1 करना होगा, 3 - 1 करना होगा। तो 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ए निकल गया, डी निकल गया। और एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है दिया गया है लास्ट पद, अंतिम पद दिया गया है। और अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, an से। तो लिखेंगे एवं an बराबर an आपको जो है दे दिया गया है, कितना दिया गया है, तो an यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 49 है। कितना है, 49। अब इतना चीज आपको मिला हुआ है। अब इसी के आधार पर आपको इसका योग निकालना है। देखिए योग निकालने के लिए आपको n का मान रहना जरूरी है। तो देखिए a और d का मान तो है लेकिन n का मान नहीं है। तो n का मान हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो n का मान कैसे निकालेंगे, इस an बराबर जो 49 है इसी की मदद से हम n का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा। an का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d और बराबर में दाहिने 49 है तो हम 49 लिख लेंगे। फिर आपको आगे क्या करना है, तो देखिए ये जो आपका a है, a का मान आप ऊपर से ले सकते हैं 1 और प्लस है तो प्लस, n का मान अभी मुझे पता नहीं तो n - 1 ही लिखेंगे। इंटू d का मान कितना है तो देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर आप 2 ले लेंगे। फिर दाहिने में 49 है तो आप क्या करेंगे, 49 लिख लेंगे। फिर आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो आपका 1 है ये अभी आप 1 रखिए, प्लस है तो आप प्लस ले लेंगे और n को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, माइनस है तो माइनस होगा, 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 होगा। फिर दाहिने में कितना होगा, 49 होगा, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है आपका ये 2n को आप जो है बाएं रखिए। 2n को बाएं रखने के बाद आपको क्या करना है,
दाहिने में पहले से आप देख सकते हैं कि 49 है, दाहिने में पहले से 49 है, और ये -2n को ले जाएंगे तो ये होगा +2, सॉरी ये -2 है तो -2 को दाहिने ले जाएंगे तो +2 होगा, और ये 1 जो है दाहिने जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब आप इसको हल्का आगे बढ़ाएंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोगों को कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, तो यहाँ पर आपको n का मान कितना मिलेगा, ये 2n है तो 2n लिख लीजिए। फिर दाहिने में देख सकते हैं क्या है, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, और 51 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। कितना मिलेगा आपको 50 मिलेगा, और 50 मिलेगा तो 50 को जब आप 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो कितना होगा 25। 50 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। तो इस तरह से आप जो है n बराबर लिख सकते हैं कितना 25। n का मान आपको कितना मिल गया 25, और जब n का मान मिल गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि Sn का मान जो है निकाल सकते हैं। चलिए Sn का मान कैसे आपको निकालना है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए n का मान 25 आपको मिला, यह आप जो है याद रखिए। देखिए अब लिखेंगे इसीलिए S25 बराबर, या फिर इस तरह से लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर, क्या लिखेंगे Sn बराबर, क्योंकि हमें Sn निकालना है तो लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर, Sn निकालना है तो Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है d होता है। ये आपका कोस्ट है, छोटी कोस्ट इंटू d होता है। अब आपको इसमें वैल्यू रख लेना। देखिए तो n का मान कितना है, तो n का मान अभी आपने नीचे देखा कि 25 निकला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n का मान कितना आ रहा है 25। तो n के जगह पे हम क्या करेंगे 25 रखेंगे। और एक बात आप यहाँ पर गौर से समझिए कि जब आपको Sn निकालना है तो एक छोटे से फार्मूला का भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। कैसे से देखिए, इतना बड़ा फार्मूला आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि an दिया हुआ है, और जिस क्वेश्चन में an दिया रहता है उस क्वेश्चन में हम n/2 इंटू a प्लस an लिख लेते हैं, a प्लस an। तो इसमें क्या करना होगा समझिए, जब आप ऐसे कर सकते, इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। तो इस फार्मूला में क्या होगा n/2 होगा, तो n का मान आप देख सकते हैं कि कितना है 25 है मेरे पास, तो 25 और बट्टे में क्या लेना है 2 लेना है, इंटू a प्लस an। तो a का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 है तो 1 ले लेंगे, और an का मान 49 है तो an का मान ले लेंगे कितना 49। और फिर आपको क्या करना है, देखिए 25/2 होगा, 25/2, और कोष्ठ हटेगा तो क्या होगा गुना, और 49 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और फिर जब आप इस 2 से 50 को भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 25, और 25 गुने 25 यहाँ पर आपको कर लेना है, 25 गुने 25 करना है। तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो मिलेगा आपको 625। कितना मिलेगा 625। यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप 0 और 50 के बीच के सभी विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, उसका योग निकालते हैं, तो आपको कितना मिलेगा 625 मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आपका देख सकते हैं n का मान निकाले थे, और यहाँ से आप जो है पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग देख लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको हल्का समझने की जरूरत है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को पहले आप जो है समझिए कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए कितना है तो 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए जो है 300 रुपया इत्यादि। इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। अर्थात क्या है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना उससे ठीक पहले वाले दिन के जुर्माना से कितना है अधिक है। कितना 50 अधिक है। देख सकते हैं ये 200, ये 250, ये 300, मतलब जितना दिन लेट होगा उतना 50-50 क्या हो जाएगा अधिक होता जाएगा। अब क्या होता है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपने शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसमें आपको क्या करना है। देखिए कोई काम है, जैसे मान लीजिए कि पुल बनाना है। ठीक है, पुल बनाना है। पुल बनाने के लिए जो सरकार है वो ठेका देती है किसी ठेकेदार को और कहती है कि तुम्हें क्या करना है
50 दिन के अंदर इस पुल को बना देना है। 50 दिन के अंदर क्या करना है, पुल को बना देना है। और उसमें एक कानून लगा देती है, प्रावधान लगा देती है कि अगर एक दिन भी लेट हुआ, दैट मीन्स अगर 51 दिन हो गया, 51 दिन लग गया पुल को बनाने के लिए, तो आपको जुर्माना देना होगा। एक दिन लेट अगर करोगे तो 200 रुपया तुमको जुर्माना देना होगा। अगर आप 2 दिन लेट कर देते हैं तो आपको 250 रुपया जुर्माना देना होगा। और अगर आप 3 दिन लेट कर देते हैं तो आपको 300 रुपया जुर्माना जो है देना होगा। यानी कि प्रत्येक दिन, अगले दिन का जुर्माना जो है वो 50 रुपया अधिक होता जाएगा। तो ऐसे स्थिति में एक ठेकेदार क्या करते हैं कि 30 दिन जो है विलंब कर देते हैं, यानी कि 30 दिन लेट कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस ठेकेदार को कितना जुर्माना जो है देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ये जो जुर्माना है उसका एक एपी सा तैयार किया जा सकता है। किस चीज का, तो यहाँ पर जुर्माने का, ठीक है। देखिए जुर्माना का एपी आप देख सकते हैं। पहले दिन का जुर्माना 200, दूसरे दिन का जुर्माना यहाँ पर आप देख सकते हैं 250, तीसरे दिन का जुर्माना जो है 300। तो इस तरह से इसका आप एक तरह से क्या कर सकते हैं, एपी भी तैयार कर सकते हैं। लिखेंगे जब आप इसका हल कीजिएगा, ठीक है, हल कीजिएगा तो लिखेंगे जो यहाँ पर आपका जुर्माना तय किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जो है इतना रुपया, तो जुर्माने का एपी हम लिखेंगे जुर्माने का एपी एक तरह से हम इसका क्या बना लेंगे, एपी बना लेंगे। तो एपी क्या है, पहले दिन का जुर्माना 200 रुपया है तो फर्स्ट पद हो गया 200, दूसरे दिन का 250 है तो दूसरा दिन का 250, तीसरे दिन का 300 है तो तीसरे दिन का क्या होगा 300, और इस तरह से ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए, डी और एन तो ऐसे निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ, देखिए अगर आपको एपी मिल जाता तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ ए, यानी कि प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो प्रथम पद यहाँ पर आप देख सकते कितना है 200 है, तो हम लिख लेंगे 200। और फिर हम डी भी निकाल सकते हैं, A2 - A1 करके। तो डी निकालने की जरूरत नहीं, बोला जा रहा है कि 50 रुपया अधिक होता जा रहा है। और यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि 50-50 का अंतर है। तो डी का मान यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 50। एवं एन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन का भी मान है। लिखेंगे एवं एन बराबर कितना है देख सकते हैं, क्योंकि हमें कितने दिनों तक का जुर्माना देना है, 30 दिनों तक का। क्योंकि एक ठेकेदार क्या करते हैं, 30 दिन विलंब कर देते हैं। 30 दिन विलंब कर देते हैं तो उनको 30 दिन का क्या करना होगा, जुर्माना देना होगा। तो एन का मान हम यहाँ पर ले लेंगे 30। एन का मान कितना लेंगे, 30। अब आपको कुछ भी नहीं करना, S30 निकाल लेना। क्या निकालना है, S30 आपको क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए S30 का क्या मतलब है, 30 दिन के जुर्माना का योग। S30 का मतलब है 30 दिन के जुर्माना का योग। तो ये n के जगह पे S आ रहा है तो n/2 यानी कि 30/2 होगा। 30/2 इंटू 2a होता है, तो 2a प्लस n-1 इंटू लेना क्या आपको, d लेना है। तो देखिए ये जो n है यहाँ पे आप उस पर लिख सकते हैं 30। n की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 - 1 और इंटू डी लेंगे। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है समझिए, ये 30/2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 30/2 15। फिर आप देख सकते हैं कि 2a है, यानी कि 2 गुने a। तो a का मान आपको कितना लेना है, देख सकते हैं 200 लेना है। तो यहाँ पर 2 गुने 200 लिख सकते हैं। प्लस है तो यहाँ पर आपको ले लेना है प्लस। फिर क्या करना है, तो 30 और -1 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 29। और 29 गुने डी करना है, और डी का मान कितना देख सकते हैं 50 है। डी का मान 50, तो यहाँ पर आप 50 ले लेंगे। फिर आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं और ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, ये 15 तो 15 रहेगा आपका। फिर जब आप 2 से 200 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400। और ये प्लस है तो प्लस, और जब 29 को आप 50 से गुना करेंगे तो 1450 होगा। कितना होगा, 1450। 1450 आप याद रखेंगे। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 15 तो आपका 15 रहेगा, पोस्ट हटाएंगे तो गुना होगा, और फिर 400 जोड़ेंगे 1400 में तो 14 और ये 4 कितना हो जाएगा, 1850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1850। 1850 को आप 15 से गुना करना है आपको। तो
तो 1850 को 15 से जब आप गुना करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 27,750 हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा? 27,750 जब आप इसको गुना करेंगे तो 27,750 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ठेकेदार ने 30 दिन विलंब किया, 30 दिन लेट किया, उनको 27,750 रुपया जुर्माना के रूप में क्या करना होगा? देना होगा। तो इस तरह से सिंपल जो तरीका है, आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है क्वेश्चन नंबर कितना 15 है, तो हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे? बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया गया है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए, मतलब वो किसी तरह क्या किए होंगे? अच्छा प्रदर्शन किए होंगे। उस प्रदर्शन के लिए क्या करना है? 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितना जो है 700 की राशि रखी गई। कोई 7 बच्चे क्या किए होंगे? स्कूल में अच्छा किए होंगे, तो सभी 7 बच्चों को क्या करना है? 7 नगद पुरस्कार देना। नगद पुरस्कार का मतलब होता है पुरस्कार के रूप में रुपया देना। क्या देना है? पुरस्कार के रूप में रुपया देना है 7 बच्चों को। और 7 बच्चों को पुरस्कार देने के लिए कुल रुपया कितना रखा गया है? तो कुल 700 राशि रखी गई है। मतलब कुल रुपया जो है नगद देने के लिए कितना है? 700। अब आपको बताना है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, प्रत्येक पुरस्कार जो है वो ठीक अपने से पहले पुरस्कार से क्या है? 20 रुपया कम है। जैसे मान लीजिए कि जो फर्स्ट विजेता है, तो फर्स्ट जो आया है उसको मिलेगा मान लीजिए कि 50 रुपया, तो सेकंड वाले को कितना मिलेगा? उससे 20 रुपया कम, यानी कि 30 रुपया। और थर्ड वाले को कितना मिलेगा? उससे 20 रुपया कम, यानी कि 10 रुपया। तो फर्स्ट प्राइज का दाम जितना है उससे 20 रुपया कम अगले वाले का, उससे 20 रुपया कम अगले वाले का, उससे 20 रुपया कम अगले वाले का, इस तरह से जो है इसको मिलेगा। इस स्थिति में आपको क्या करना है? देख सकते हैं कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का इस स्थिति में आपको क्या करना है? मान बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आप जब इसका हल करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर n का वैल्यू आपको 7 दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 नगद पुरस्कार देने हैं। तो n का मान कितना मिल गया आपको? 7। टोटल जो n का मान है वो कितना मिल गया? 7 मिला। इस तरह से फिर d का मान आप देख सकते हैं कितना है। d का मान आपको हमने बताया कि अगर पहले पुरस्कार का दाम है 50 रुपया, तो इससे अगले वाले पुरस्कार का दाम बोला जा रहा है कि ठीक 20 रुपया कम है, यानी कि अगले पुरस्कार का दाम होगा 30 रुपया। फिर इससे अगले का होगा 20 रुपया, उसमें से आप कम कर देंगे तो होगा 10 रुपया। तो अब आप यहाँ पर डी का जब मान निकालेंगे तो 30 माइनस 50 करेंगे, और 30 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 20 होगा। यानी कि जब जो पद है वो घटते क्रम में है, तो जो डी का मान होगा वो माइनस में होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या आया है? डी का मान -20 आया है। तो डी का मान आपको कितना मिला? ये जो है इसको आप डी मानेंगे तो डी कितना हो गया? -20। -20 क्यों हुआ, कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। प्रथम पुरस्कार का मान हम मान लेते हैं कि ए है। क्या लिखते हैं? लिखेंगे माना कि प्रथम पुरस्कार का मान ए है, या फिर आप उसको नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। एक चीज और दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर एक चीज और दिया गया है कि कुल कितनी राशि रखी गई है? 700 राशि जो है रखी गई है कुल, यानी कि S7 है। ये लिखेंगे एवं S7 बराबर कितना दे दिया गया आपको? 700। S7 कितना दिया गया है ये आप समझिए 700 है। यानी कि जो S7 का मतलब है कि जो आपका 7 पदों का जो योग है वो जो है 700 है, क्योंकि 7 बच्चे को पुरस्कार देना है और कुल रुपया रखा गया है 700। तो इसका मतलब है कि 7 पद का ये क्या है? योग है। इसका मतलब ये S7 है। तो S7 आपको दे दिया गया, इस तरह से समझिए। अब इसी से आपको कुछ क्या करना है? ठीक है। तो चलिए
इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान मतलब है 7 पुरस्कार दिया जा रहा है 7 बच्चे को, तो पहले बच्चे को कितना मिला होगा, दूसरे बच्चे को कितना मिला, तीसरे बच्चे को कितना मिला, चौथे बच्चे को कितना मिला, पांचवें बच्चे को कितना मिला, छठे को और सातवें बच्चे को कितना पुरस्कार मिला, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए जो है निकालते हैं अलग एक एक बच्चे का पुरस्कार कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपको n और d का मान निकला हुआ है, कोशिश करेंगे हम लोग a का मान निकालने का। तो S7 है, S7 का फार्मूला आप सभी जानते होंगे। S7 का फार्मूला क्या होगा, 7/2 यानी कि n/2 होता था 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 और तो n-1 करेंगे तो n का मान आपका कितना है 7 है, तो 7-1 यहाँ पर हम कर देंगे, क्या करेंगे 7-1 इंटू d करेंगे और फिर दाहिने में 700 है तो वो तो आपका 700 रहेगा ही रहेगा। फिर अब आपको क्या करना है समझिए, ये जो 7/2 है तो 7/2 तो आप सेम टू सेम 7/2 आप क्या कीजिए रखिए। फिर दाहिने में देखिए 2a है तो 2 गुने a लेना है। a का मान आप देख सकते हैं कितना है, a का मान आपके पास है ही नहीं, तो a का मान नहीं है तो आप 2a ही अभी इसको रहने देंगे। प्लस है तो प्लस कर लेंगे और 7 में से घटाएंगे तो 6 होगा और 6 को गुना करना है d से और d का मान है -20। कितना है, -20 है, तो -20 है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे और इसका कोष्ठ बंद करेंगे। दाहिने में 700 है तो 700 ले लेंगे। फिर आपको क्या करना है समझिए, ये 7/2 है तो 7/2 है तो 7/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। कोष्ठ अभी रहने देंगे। 2a है तो 2a अभी आप लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये प्लस 6 गुने -20 करेंगे तो 6 दूना होता है 12, 6 दूना कितना होता है 12 होता है। और जब जो है गुना जब आप करेंगे तो 12 यानी कि -120 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, -120 मिला। फिर दाहिने में आप देख सकते हैं कितना है, ये है आपका दाहिने में है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 700, दाहिने में 700 तो हम आप 700 क्या करेंगे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए एक बात आपको समझना है कि ये जो 7/2 है बाएं में गुना के रूप में है, दाहिने में भेजेंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा और भाग को फिर बदलेंगे गुना में। तो क्या होगा देखिए, ये 2a -120 सेम टू सेम अभी हम लिख लेते हैं 2a -120 और दाहिने में कितना है 700 है, दाहिने में 700 है। अब ये 7/2 गुना के रूप में है, दाहिने जब इसको भेजेंगे तो ये आएगा यहाँ पर भाग के रूप में और भाग को फिर हम बदल देंगे गुना में। तो गुना में जैसे बदलेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, यानी कि ये हो जाएगा 2/7। 2 कितना हो जाएगा 7 होगा और 7 से 100 को भाग करेंगे 700 को तो ये मिलेगा 100। कितना मिलेगा 100 मिलेगा। अब आपको क्या करना है तो समझिए, ये 2a है और माइनस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 120, -120 और बराबर और दाहिने में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 और जब 200 हो गया तो आप यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, ये जो 2a है इसको सेम टू सेम बाएं रखिए 200। फिर दाहिने में क्या होगा, ये 200 पहले से है तो 200 तो रहेगा ही रहेगा और ये -120 दाहिने जाएगा तो ये हो जाएगा +120। अब फिर आपको क्या करना है समझिए, ये 2a को आप सेम टू सेम लिखेंगे, दाहिने में जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 320 क्योंकि 200 और 120 कितना होगा 320 हो जाएगा। और जब आप 2 से क्या करेंगे 320 को भाग करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, तो आपको जो है मिल जाएगा 160। कितना मिलेगा, क्योंकि 16 दूना 32 होता है तो 160 आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप जो है आपको मिला क्या a का मान, a का मान यहाँ पर जो है आपको मिलेगा कितना 160। a का मान कितना मिला 160 मिल गया। ठीक है, अब आप सभी समझते हैं कि a क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर आप नीचे में एक जो है लाइन लिख देंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको सारा लॉजिक हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए लिखेंगे, इसीलिए प्रत्येक पुरस्कार का मान, इसीलिए प्रत्येक पुरस्कार का मान, पुरस्कार का मान कितना होगा समझिए। देखिए
ये क्या होता है, ये होता है प्रथम पद, यानी कि जो फर्स्ट किया होगा उसको 160 रुपया मिलेगा। यानी कि फर्स्ट पुरस्कार का मान कितना हो गया 160। फर्स्ट पुरस्कार का मान कितना हो गया 160। तो ये जो बच्चे 1 नंबर पर होंगे उसको कितना रुपया मिलेगा 160 रुपया मिलेगा। अगले को कितना मिलना चाहिए, अगले को कितना मिलना चाहिए, जो नंबर 2 पे है उसको कितना मिलना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, उसके आधार पर ही आप जो है समझेंगे कि आखिर अगले को कितना मिलना चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला जा रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया क्या है कम है। तो अगर 20 रुपया कम है तो 20 रुपया आपको कम ही लेना। देखिए ये जो अगला पुरस्कार होगा वो इस ठीक अपने से पहले वाले से 20 रुपया कम होगा, यानी कि दूसरे बच्चे को कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको, इससे 20 रुपया कम कर दीजिए तो 20 रुपया कम करेंगे तो 140, कितना मिलेगा 140। फिर तीसरे को कितना मिलेगा 120, चौथे को कितना मिलेगा 100 रुपया मिलेगा, पांचवें को कितना मिलेगा, पांचवें को आपका मिल जाएगा, इसमें से आप क्या करते जाएंगे 20 कम करते जाइए, ठीक है। तो 20 कम करेंगे तो मिलेगा उसको 80 मिलेगा। फिर जो छठे जो होंगे विजेता उसको कितना मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 और छठे को मिलेगा कितना 40। छठे को जो है 40 नहीं मिलेगा 60 मिलेगा, छठे को 60 मिलेगा और सातवें को कितना मिलेगा 40 रुपया मिलेगा। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक पुरस्कार का यह क्या हो गया आपका मान हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझने की सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपका 16 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 17 नंबर, पहले इसको समझिए फिर आप इसको क्या करेंगे बनाएंगे। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यहाँ तक तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पेड़ लगाने का भी सोच ही रहे हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, कक्षा आप जानते हैं क्लास होता है, ये कक्षा क्या होता है क्लास, और ये होता है सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन होता है और ये क्लास होता है, ठीक है, सेक्शन और क्लास। प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे, अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण के तौर पर आपको समझाया गया है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग जो है 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, प्रत्येक इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक, कहाँ तक, कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा कितने अनुभाग हैं 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए समझिए ध्यान से, पेड़ लगाने का योजना बनाया गया, पेड़ लगाने का योजना बनाया गया तो बोला गया कि क्या करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट बोला गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे देख लीजिए ये क्या है, कक्षा 1 है, कक्षा जो है 1 है, यानी कि क्लास 1, क्लास 1 है, क्लास 1 है। और ये जो है इसका प्रत्येक क्लास जो है 1 पेड़ लगाएगा। यानी कि देखिए क्लास 1 है और क्लास 1 में आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, बोला गया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा कितने अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब सभी क्लास में 3 सेक्शन है। इसमें सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा और सेक्शन क्या होगा सी होगा। सेक्शन ए मान लीजिए ये सेक्शन बी है और ये सेक्शन सी है फर्स्ट क्लास में, तो सेक्शन ए भी 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी भी 1 पेड़ लगाएगा और सेक्शन सी भी 1 पेड़ लगाएगा। उसी तरह से कक्षा 2 का समझिए कि क्या करेगा वो, ठीक है। कक्षा 2 का आप जो है यहाँ पर बात को समझेंगे। कक्षा 2 में क्या होगा, कक्षा 2 है तो इसका भी 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, तो इसका एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा कक्षा के संख्या के बराबर। कक्षा का संख्या क्या है 2, तो एक सेक्शन 2 पेड़, ये भी एक सेक्शन 2 पेड़, ये सेक्शन भी 2 पेड़ क्या करेगा
लगाएगा। तो आप समझ सकते हैं कक्षा 1 वाला कितना पेड़ लगा दिया, कक्षा 1 वाला 3 पेड़ लगा दिया, कक्षा 2 वाला कुल कितना पेड़ लगा दिया, 2 2 4 2 6 पेड़ लगा दिया। इसी तरह से कक्षा 3 वाला भी करेगा। कक्षा 3 में भी क्या होगा, 3 सेक्शन होगा, 3 सेक्शन इस तरह से होगा, एक सेक्शन ए मान लीजिए, सेक्शन बी मान लीजिए और सेक्शन सी मान लीजिए। तो कक्षा 3 वाला कितना लगाएगा, अपने कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो इसके कक्षा का संख्या कितना है, 3, यानी कि एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ये भी 3 पेड़ लगाएगा, बी सेक्शन वाले भी, और सी सेक्शन वाले भी 3 पेड़ लगाएगा। तो इस तरह से कक्षा 3 कितना पेड़ लगा लिया कुल मिला करके, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9 पेड़ लगा लिया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा और 12 क्लास 12 तक जाएगा, यानी कि 12वीं कक्षा तक जाएगा। 12वीं कक्षा में भी 3 सेक्शन है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग, 3 अनुभाग है। तो इसका भी सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। तो सेक्शन ए बी और सी होगा, तो ये कितना पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन 12, क्योंकि कक्षा के संख्या के बराबर एक अनुभाग पेड़ लगाएगा। सेक्शन बी वाले भी 12 पेड़ लगाएगा, सेक्शन सी वाले भी इसका 12 पेड़ लगाएगा। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36। सेक्शन क्लास 12 जो कितना पेड़ लगा लिया, 36 पेड़ लगा लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरह से आपका एपी तैयार हो जाता है। फर्स्ट कक्षा वाले 3 पेड़ लगाए, कक्षा 2 वाले 6 पेड़ लगाए, ये कक्षा 3 वाले जो है 3 पेड़ लगाए, और 12th के स्टूडेंट जो है 36 पेड़ लगाए। तो इस तरह से पेड़ों के संख्या का एक एपी सा तैयार हो जाएगा। कौन कौन, तो 3, ये 6 होगा, देख सकते हैं क्योंकि दूसरी कक्षा में 6 पेड़ लगाया गया है। 6, 9, डॉट 36 जो है ये पेड़ों के संख्या का एक एपी बन गया। क्या बन गया, पेड़ों के संख्या का एपी। ठीक है, तो जब पेड़ों की संख्या का जो है एपी बन गया, तो अब इस एपी के आधार पर ही आप जो है कुल पेड़ों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे कैसे, इसमें जो निकालना उस चीजों को आप कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से जो है बने रहिए और समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये 3, 6, 9 क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अब आप आगे समझने की जो है कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को और समझने की आप लोग जो है इसको कोशिश करेंगे। देखिए करना क्या है आपको यहाँ पर समझे, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और अतः कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 से लेकर के 12 तक की जितने भी जो है पेड़ हैं वो आपका जो है इस तरह से होगा। तो यहाँ पर जब आप हल करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे इसको, जब आप क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे तो ये क्या है, 3, 6, 9 जो है पेड़ों की संख्या का एपी है। 3, 6, 9 लिख देंगे। 3, 6, 9 पेड़ों की संख्या का एपी है। यह पेड़ों की संख्या का क्या है, एपी है। आप समझ गए होंगे कि पेड़ों की संख्या का यह एपी कैसे है, क्योंकि देखिए ये क्लास 1 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, क्लास 2 वाले 6, क्लास 3 वाले 9 पेड़ लगाएंगे और क्लास 12 वाले 36 पेड़ लगाएंगे। और हमने इसको एपी बोल दिया। क्यों एपी बोला, क्योंकि देख सकते हैं कि सभी के बीच में जो है 3-3 का अंतर है। 3-3 का अंतर है, तो यह एक एपी हो गया। अब आपको इसका क्या करना है, तो इसका आपको निकाल लेना है SN। क्या निकालना है, SN। तो लिखेंगे यहाँ, पहले हल्का पेन चेंज कर लेते ताकि आप लोगों को पूरा जो है फ्रेश दिख सके। तो लिखेंगे यहाँ A का मान आपको कितना मिल गया, यहाँ पर देख सकते हैं A का मान 3 मिल गया। D भी आप निकाल सकते हैं। तो D 6 में से 3 आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और N तो यहाँ पर आपको पहले से ही मिला हुआ है, पहले से N का मान कितना मिला हुआ है, तो N का मान आपको जो है पहले से मिला हुआ है 12। कितना मिला हुआ है, 12, क्योंकि 12 टोटल कक्षा है। और एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AN भी आपको मिल गया, बट AN आप नहीं भी जो है यूज करेंगे तो भी आप काम जो है चला सकते हैं। तो A, D और N आपको मिल गया, इसीलिए आपको क्या करना है, S12 निकाल लेना है। लिखेंगे इसीलिए S12 बराबर, यानी कि इस AP के 12 पदों का आपको योग क्या कर देना है, निकाल लेना है। तो S12 बराबर क्या होगा, 12/2, 12/2 इंटू में क्या होगा 2A प्लस N-1, N-1 तो N का मान कितना है, 12 है। तो 12-1 इंटू आप D कर सकते हैं। फिर क्या होगा, देखिए 12 को 2 से भाग करेंगे तो ये 6 होगा। ये कोष्ट है तो कोष्ट यहाँ पर ले लेंगे, 2A है, यानी कि 2 को गुना करना A से। A का मान आप देख सकते हैं कि 3 है।
तो ए का मान यहाँ पर आप ले लेंगे 3, प्लस है तो प्लस 12 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर आप 2 देख सकते हैं कितना होगा 11 होगा, और 11 को यहाँ पर डी से गुना करना होगा, और डी का मान देख सकते हैं कितना है 3 है, तो डी का मान 3 है तो यहाँ पर आप 3 ले लेंगे। फिर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए ये आपका 6 है तो 6 होगा, कोष्ट है तो कोष्ट ले लेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, 11 तिया कितना करना होगा आपको 33 करना होगा, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 है और 6 में 33 जोड़ेंगे, तो जब आप 6 में 33 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पर आपको मिलेगा 39 हो गया, और 39 को आप गुना कर लीजिए 6 से तो 234 मिलेगा, कितना मिलेगा 234, तो 234 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लास 1 से क्लास 12 तक के सभी बच्चों के द्वारा कितना पेड़ लगाया गया टोटल, तो टोटल 234 पेड़ जो है लगाया गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई लंबा चौड़ा आपको लेने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा सा इसमें करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अब जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 18, तो इसको ध्यान से जो है सीखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm वाले उत्तरोत्तर, यहाँ पर आपको क्या करना है उत्तरोत्तर अर्धवृत्त, ये आप ध्यान रखेंगे कि अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आप आकृति 5.4 में देख सकते हैं, और इसमें 13 क्रमागत, कितना तो टोटल 13, ठीक है, क्रमागत अर्धवृत्त, ये भी आप याद रखिएगा कौन चीज लिया गया है, अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई आपको निकालना है। अर्धवृत्त से बनी इस सर्पिल का क्या करना है आपको कुल लंबाई निकालना है। तो देखिए पूरे वृत्त का जो सर्पिल होता है क्या होता है 2πr होता है, पूरे वृत्त क्या होता है 2πr, पूरे वृत्त का जो परिधि होता है, पूरे वृत्त का परिधि वो क्या होता है 2πr होता है, लेकिन इसमें आपको लेना अर्धवृत्त, ये आपको अर्धवृत्त ही लेना, देख सकते हैं कि बीच से आपका अर्धवृत्त ही लेना है, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, अर्धवृत्त का होगा πr, क्या होगा πr होगा, ठीक है। तो अगर आप r मतलब त्रिज्या का आप योग निकाल लेते हैं और उसको पाई से गुना कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए समझिए इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन को अपने शब्दों में पहले क्या करते हैं समझते हैं। देखिए ये जो सर्पिल बनाया गया वो किस तरह से बनाया गया, देखिए यहाँ पर एक बार ए को केंद्र मानना है और एक बार बी को केंद्र मानना है, तो पहली बार जो है ए को केंद्र मान करके ये वाला जो है आपका सर्पिल क्या किया गया खींचा गया, ये सर्पिल आपका क्या किया गया खींचा गया, और इसका त्रिज्या कितना रखा गया, तो इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ होगा, तो इसका त्रिज्या रखा गया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.5 cm, प्रथम वाले का 0.5 cm रखा गया। फिर दूसरी बार जो है केंद्र माना गया किसको, बी को, इसको केंद्र माना गया, और यहाँ से इसको केंद्र मानते हुए दूसरी सर्पिल जो है ये वाला क्या किया गया खींचा गया, ये अर्धवृत्त है देख सकते हैं, ये जो है खींचा गया, तो इसका त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या हो गई कितना हो गई, इसका त्रिज्या हो गया 1 cm, ये देख सकते हैं कि 1.0 कहने का मतलब 1 cm, 1 cm हो गया। फिर तीसरी बार जो सर्पिल खींचा गया तो क्या किया गया तो समझिए, इसको केंद्र माना गया और यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या लेकर के ये क्या किया गया खींचा गया, ये सर्पिल एक तरह से तैयार किया गया, ठीक है। और फिर अगले बार इस तरह से 1.5 लिया गया, 2 cm लिया गया, इस तरह से खींचा गया। तो अब आपको बताना है कि यहाँ से ये जो कुल लंबाई आपको दिख रही है, कुल लंबाई दिख रहा है, तो ये अभी कितना दिखा आपको, ये आपका हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3 और ये हो गया L4, और इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कितना लेना है टोटल लेना है 13, यानी कि L13 तक आपको जाना, इस तरह से आपको आगे बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है। तो टोटल 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी आपको क्या करना है बताना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीका से बताते हैं, अपने मेथड से बताते हैं, लेकिन हम आपको सबसे सिंपल मेथड बताते हैं और उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए चलिए देखते हैं और देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो आपका दिया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.5 cm, 1 cm,
1.5 cm, 2 cm, ये क्या है? तो ये आप देख सकते हैं कि आप 0.5, 0.5, 0.5 का अंतर है। तो लिखेंगे माना, यहाँ पर जो है हम यहाँ ही सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखेंगे माना एपी हम मान लेते किसको? ये जो लंबाई है उसको। फर्स्ट का कितना था? 0.5, सेकंड का कितना था? 1.0, फिर थर्ड का कितना है? तो थर्ड का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 है, तो 1.5 हम ले लेंगे, फिर कॉमा है तो कॉमा लेंगे, और फिर ये 2 है तो ये 2.50 है तो 2.0 ही आप क्या कर लीजिए। और इस तरह से ये आगे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। 13 पदों तक आपको क्या करना है? जाना है। तो यह एक एपी से आपको मिल गया। तो लिखेंगे यहाँ ए का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 0.5। जैसे एपी हमने मान दिया तो 0.5 आपका क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ जो है आप डी भी निकाल सकते हैं। कितना निकालेंगे? डी। तो डी यहाँ पर आपको कितना मिलेगा? 1 में से 0.5 को घटाइएगा। आप देख सकते हैं कि 0.5 का अंतर है सभी जगहों पे, तो डी का मान भी आपको 0.5 मिला, एवं एन का मान भी यहाँ पर जो है 13 दिया गया है। एन बराबर कितना दिया गया है? 13। कैसे पता चला सर? तो देख सकते हैं यहाँ पर 13 ऐसे सर्पिल क्या करने हैं? आपको बनाने हैं। ऐसे 13 सर्पिल आपको क्या करने हैं? बनाने। तो एन का मान यहाँ पर आपका मिल गया 13। इसीलिए अब आपको कुछ भी नहीं करना है, लिखेंगे इसीलिए S13 बराबर लिखना है। तो S13 क्या होगा? n/2 होता है, तो 13 क्या होगा? 2 होगा, इंटू 2a होता है, तो 2 गुने a। तो a का मान क्या है? देख सकते हैं 0.5 करेंगे। इसके बाद आपका क्या होता है? 2a प्लस होता है n-1, तो n का मान कितना है? 13 है, तो 13-1 कर लेंगे, 13-1 करेंगे, और इंटू में क्या होगा? आपका d होगा। तो d का मान क्या है? 0.5 है, तो d का मान हम यहाँ पर 0.5 क्या करेंगे? लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये 13/2 है, 13/2 है तो 2 ही रहेगा। ये फिर कोष्ट है यहाँ पर, तो हम कोष्ट ले लेंगे। 2 को जब आप गुना करेंगे 0.5 से, यानी कि आधा को 2 से गुना करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लेंगे। 13 में से घटाएंगे तो 12, और 12 को जब आप 0.5 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 6। कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। फिर आपको आगे क्या करना है समझिए। ये 13/2 है, तो 13/2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 6 और +1 कितना हो जाएगा? ये कोष्ट हटाएंगे तो गुना, और 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये त्रिज्या का योग निकल गया। क्या निकल गया? त्रिज्या का योग आपका ये पूरा मिल गया। लेकिन हमें किसका चाहिए? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल कितनी लंबाई है, किस चीज की? अर्धवृत्त से बनी इस सर्पिल की, अर्धवृत्त से बनी इस सर्पिल की कुल कितनी लंबाई है बताना है। मतलब आपको ये देख सकते हैं कि ये जो सर्पिल है, इस तरह से जो सर्पिल बना हुआ, इसका लंबाई आपको बताना है। तो सर्पिल है एक तरह से अर्धवृत्त, पूरे वृत्त का जो परिधि होता है, अभी हम आपको बताए 2πr होता है। तो अर्धवृत्त का क्या होगा? इसको आप आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्या होगा? πr होगा। तो देख लीजिए कि ये तो आपका r है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी काम किया वो r को लेकर के किया है। तो r ये आपका 13/2 के साथ क्या है? r है। अब इसको गुना कर दीजिए आप पाई से। गुना किससे कर देंगे? पाई से कर देंगे। तो पाई से गुना करेंगे, और पाई का मान आप देख सकते हैं कि 22/7 लेने को कहा गया है। तो पाई का मान ले लेंगे 22/7। तो ये हो जाएगा परिधि। क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा अर्धवृत्त का। तो 7 से ये क्या होगा? 7 कट जाएगा। इस 2 से आप 22 को काटेंगे तो 11 होगा, और तब फिर इस तरह से क्या होगा? ये 13 है तो 13 ले लेंगे, और ये आपका 11 है तो 11 लेंगे। 13 को 11 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 143 मिलेगा। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? ये सीएम में ले लीजिए, क्योंकि सीएम में ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सीएम में ही है, तो इतना सीएम आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर होगा कितना? तो 143 सीएम आपका फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। टोटल जितने भी सर्पिल हैं 13, टोटल 13 सर्पिल का जो कुल लंबाई होगा 143/13, 143 सीएम यहाँ पर आपका फाइनल क्या होगा? आंसर हो जाएगा।
इस तरह से जो है आपका 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।